वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2008 का इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर सेकंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन आमना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 80 लाख। ठीक है, 80 लाख या इसको हम 8 मिलियन भी बोल सकते हैं। डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। 10 क्या है, दिस इज द पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। द कंपनी मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कंपनी ने कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स की जो कि हमें मतलब जिनकी हमें जर्नल एंट्रीज पढ़नी है। ठीक है, तो एंट्रीज पढ़ने से पहले मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट बता देता हूँ। तो ये बेसिकली ये जर्नल का आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, डेट, टाइटल ऑफ अकाउंट्स एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर फर्स्ट एंट्री। तो सबसे पहले लिखा है कि भाई ऑफर्ड 5 लाख शेयर्स टू द पब्लिक एट पार, मतलब 5 लाख शेयर्स जो है नंबर्स ऑफ शेयर्स दिए गए पब्लिक को एट पार। पार यानी कि 10 रुपये पे। The bank informed that rupees 45 lakh were received. The directors made the final allotment. अब देखो अच्छा मैं ये तो डिस्कस करना भूल गया कि भाई शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं। तो देखो शेयर्स कोई भी जब आप शेयर्स खरीदते हो कंपनी के या किसी भी कंपनी के, तो क्या होता है कि आप पार्शली ओनर बन जाते हो उस कंपनी के। ठीक है, यानी कि आपके पास वोटिंग राइट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के शेयर खरीदते हो। शेयर्स में बेसिकली 2 तरह के टाइप होते हैं, एक होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स, दूसरे होते हैं आपके कॉमन इक्विटी यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, या कॉमन शेयर्स। सो बेसिकली 2 तरह के शेयर्स होते हैं। अच्छा, अब शेयर्स और डिबेंचर्स का क्या फ़र्क होता है। तो देखिए डिबेंचर्स एक बॉन्ड की तरह होते हैं जैसे अब अच्छा बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्या फ़र्क होता है। बॉन्ड्स जो हैं सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, सबके डिबेंचर्स जो हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। बॉन्ड्स किस तरीके से सिक्योर्ड होते हैं कि इनके अगेंस्ट कोई प्लेज, कोलाइट्रल या मॉर्गेज या गिरवी को ऐसी चीज़ें रखी हुई होती हैं। जैसे अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है कल परसों, तो आपको आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई एसेट बैक्ड हुआ होता है उस बॉन्ड के अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि वो कोई एसेट के थ्रू जो बॉन्ड को इशू किया जा रहा होता है। जैसे आप चीज़ें गिरवी नहीं रखवाते बैंक के पास, जब भी आप लोन लेने जाते हो तो क्या होता है कि जब आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते या डिफ़ॉल्ट कर जाते हो अपने लोन के ऊपर, तो बैंक जो है क्या करता है कि आपकी जो चीज़ रखवाई गई होती है बैंक के पास वो जब्त कर लेता है। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में ये भी इस तरीके से ही होता है कि कंपनी की आप एसेट जो है जब्त कर लेते हो और आपको आपकी जो पेमेंट है या जो पैसे आपने लैंड किए होते हैं कंपनी को वो मिल जाते हैं। अगर आपको कंपनी को पैसे लैंड करने तो आप कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करते हो। ठीक है, अगर आपको कंपनी ओन करनी होती है या ख़रीदनी होती है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो। तो ये सीन होता है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का। ठीक है, अच्छा शेयर्स और डिबेंचर्स का। सो बेसिकली डिबेंचर्स जो है वो ज़्यादातर कंपनी इशू करती हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी पैसे रेज करने होते हैं तो वो बॉन्ड्स के थ्रू भी करती है, यानी कि पब्लिक से उधार लेती है बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सिंपल मैंने आपको हाशिए में बता दिया कि भाई चीज़ें होती क्या हैं, किस तरह की इंस्ट्रूमेंट है या किस तरीके की मतलब इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सो ये मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि भाई बैंक का नाम यूज़ हुआ है, बैंक इन्फॉर्म दैट। अब देखो क्या होता है कि आईपीओ एक लॉन्च होता है, जैसे भी कोई भी बिजनेस है, बिजनेस पहले जो है एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस होता है, फिर पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है, या बिजनेस जो है डायरेक्ट फिर कंपनी में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है कि कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर इसको अंडर राइटर कह रहे हैं की चीज़ है। अच्छा, तो फिर अंडर राइटर के पास जाती है कंपनी या बिजनेस, वो फिर उनसे कहता है कि भाई हम इतने शेयर्स इशू करने हैं, हम चाह रहे हैं कि इतने शेयर्स जो है पब्लिक जो है इतने शेयर्स खरीद लें। ठीक है, एक तरीके से ये अपने आप को फंड करने का तरीका होता है कि आप शेयर्स जाके इशू कराते हो, फिर शेयर से जो पैसा आता है उसको आप अपने उसको इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो। ठीक है, सो ये होता है। तो वो लोग आईपीओ लॉन्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर 2 काम करता है, या तो फिर वो शेयर्स आपसे खरीद के फिर आगे सेल कर देता है डिस्काउंटेड रेट पे खरीद के, आगे आपको मतलब आगे उसको जो है प्रीमियम पे अपना प्रॉफिट रख के या मार्जिन रख के सेल आउट कर लेता है, या तो फिर इन्वेस्ट बैंक जो आपको असिस्ट करता है कि आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर जाके सेल करें। ठीक है, सो 2 काम ये होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई बैंक ने इन्फॉर्म किया कि भाई आपके जैसे अगर 5 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, एक शेयर 10 रुपये का है। 5 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 50 लाख आई गेस। ठीक है, 50 लाख, जिसमें से 45 लाख जो है वो रिसीव्ड हुआ, यानी कि 50 लाख रुपीज़ के शेयर्स आपने शेयर्स के लिए आपने जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास गए। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर ने आपको लेटर ऑन आपको जो है ये मतलब मैसेज दिया कि भाई आप पैसे सिर्फ 45 लाख तक आए, 50 लाख तक नहीं है, यानी कि पूरे शेयर्स नहीं बिके।
ठीक है। सो द डायरेक्टर्स मेड दी फाइनल अलॉटमेंट, डायरेक्टर ने उस बेसिस के ऊपर फाइनल अलॉटमेंट यानी कि शेयर्स जो है इशू कर दिए पब्लिक को, ठीक है। अब तो इसकी पहली एंट्री कैसे होगी, पहले जाहिर सी बात है आपके जो है पूरे शेयर्स नहीं बिके, सिर्फ 4,50,000 शेयर्स बिके, ठीक है। 5 लाख टोटल शेयर्स थे और सिर्फ 4,50,000 शेयर्स बिके। क्योंकि अब ये मुझे कैसे पता चला कि 4,50,000 शेयर्स बिके, क्योंकि देखो अगर आप 5 लाख को मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 रुपये का एक शेयर है, 5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। सो ये कितने हो जाएंगे, 50 लाख, ठीक है, या 5 मिलियन। और ये क्या कह रहा है कि भाई आपको सिर्फ जो है वो 45 लाख रिसीव हुए, जबकि 50 लाख रिसीव होने थे, 50 लाख रुपीस रिसीव होने थे 5 लाख शेयर्स के ऊपर, लेकिन पूरे 5 लाख शेयर्स नहीं बिके और आपको सिर्फ जो है वो 45 लाख रिसीव हुए, ठीक है, पूरे 50 लाख रिसीव नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है अगर 5 लाख शेयर जो हैं वो एक शेयर 10 रुपये का है, 5 लाख शेयर जो है 50 लाख के हैं, तो इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो कि 10, और अगर आप इसको 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4,50,000 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 45 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका दूसरा तरीका, सॉरी मैंने ऊपर रखी हुई थी इस पेज, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि भाई आपको पता है कि आप जो है 45 लाख रिसीव हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने गए, तो सिंपल 45 लाख को आप डिवाइड कर दें प्राइस पर शेयर से, ठीक है, यानी कि पर शेयर की पार वैल्यू से, विच इज़ 10 रुपीज़। सो ये देखें आप यहाँ पे लिख दिया 45 लाख, ठीक है, ये आ गया 45 लाख। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 रुपये से, ठीक है, तो कितना आ गया, 4,50,000, ठीक है, या यहाँ 4,50,000। सो दिस इज द नंबर्स ऑफ शेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स ऑफ शेयर भी फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया, लेकिन स्क्रीन पे नहीं है क्योंकि पेपर ऊपर था। तो चले शुरू करते हैं आपकी पहली एंट्री से। तो पहली एंट्री में कंपनी के पास क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कंपनी के पास क्या है, पैसा आया शेयर की अलॉटमेंट करने पर। तो कंपनी का बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, बैंक के अंदर पैसा गया, ठीक है। कितने से डेबिट हो गया, कंपनी के जो है 4,50,000 शेयर्स बिके, एक शेयर 10 रुपये का बिका, तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना है 45 लाख, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट कंपनी ने क्या दिए, ऑर्डिनरी शेयर्स दिए, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए थे, ठीक है। और ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं ये बेसिकली एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं, यानी कि लोग पहले जो एप्लीकेशन के साथ पैसे भिजवाते हैं और फिर उनकी जो अलॉटमेंट होती है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन यहाँ पे हम उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, कितने से, 45 लाख से। फिर जो दूसरी एंट्री बनाएंगे उसमें जो लिखा होता है कि भाई डायरेक्टर्स ने फाइनल अलॉटमेंट की, उसकी हम दूसरी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई द डायरेक्टर्स मेड दी फाइनल अलॉटमेंट, ठीक है, तो इसकी हम दूसरी एंट्री हम फिर इसकी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई शेयर्स एप्लीकेशन यहाँ पे हमने क्रेडिट की हुई, यानी कि ये खुली हुई है, ठीक है। जब भी ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन भरेगी तो आप इसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब हमने इसको क्लोज करके, यानी कि इसको ख़त्म करके इसको शिफ्ट कर देना अपने ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम डेबिट कर देंगे उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से ये खुली हुई थी, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन यहाँ पे के डेबिट हो गया, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो हम ऑर्डिनरी शेयर्स को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स, और ये कितने से होगा, 45 लाख से, ठीक है। सो जो विच शोज दैट द डायरेक्टर्स हैज मेड दी फाइनल अलॉटमेंट, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन के अगेंस्ट उन्होंने शेयर इशू कर दिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी शेयर को परचेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे आके पहली एंट्री पूरी होती है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे हम आते हैं दूसरी एंट्री पे, जिसमें लिखा है कि भाई इशूड 10,000 शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ ₹13 ईच, ठीक है। आपने मतलब इक्विपमेंट की प्राइस यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ये लिखा हुआ है कि भाई शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, 10,000 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, या आई मीन इशू किए हुए हैं, और ये 13 रुपीज़ का एक शेयर है, और इसके अगेंस्ट हमने इक्विपमेंट परचेज की, ठीक है। अब देखो शेयर्स कंपनी जब भी अपनी पार वैल्यू से ज़्यादा में इशू करती है तो उसको हम कहते हैं कि भाई प्रीमियम पे इशू हुआ है, ठीक है। और इसी सिचुएशन, अगर इसी तरह इसी का अगर वाइस वर्सा ले लें, तो अगर शेयर्स अपनी पार वैल्यू से कम में अगर कंपनी इशू करती है तो उसको हम कहते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पे इशू किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इक्विपमेंट कितने रुपए के थे, हमें ये नहीं पता कि इक्विपमेंट कितने रुपए के थे। तो यहाँ पे हम सिंपल ये करेंगे कि भाई इक्विपमेंट
लिख के जगह छोड़ देंगे। ठीक है, इक्विपमेंट कंपनी के पास आए, हमें ये नहीं पता कितने का है तो ये जगह छोड़ दी, लेकिन हमें ये पता है कि ऑर्डिनरी शेयर जो कंपनी ने इशू किए हैं वो कितने किए हैं, वो किए हैं 10,000। ठीक है, सो 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर जो है उसे 10 रुपये का है और प्रीमियम एक शेयर पे कमाया है 3 रुपये का। ठीक है, क्योंकि 13 रुपये का बेचा। ठीक है, 13 माइनस 10 दैट इज 3। ठीक है, 3 रुपये कहाँ से है कि कंपनी ने 10 रुपये वाला शेयर 13 रुपये में बेचा। तो पार वैल्यू से ऊपर मैंने आपको बताया कि जो भी कुछ होता है वो प्रीमियम होता है। दोस्तों 10 रुपये से ऊपर 3 रुपये है तो 3 रुपये क्या है, प्रीमियम है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30,000। ठीक है, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विपमेंट आपको पता चल गया चल गया है कि इक्विपमेंट कितने का था, 1,30,000 का इक्विपमेंट था। ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में दोनों बराबर होती हैं। अच्छा, तो ये एंट्री भी हमारी हो चुकी है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है पेड रुपीज 1,20,000 फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी शुरुआती एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो एक्सपेंसेस हैं वो शेयर्स के थ्रू इशू किए हुए हैं। सॉरी, मेरा मतलब था कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये एक्सपेंसेस जो है उसकी पेमेंट शेयर्स के थ्रू हुई है, तो इसका मतलब कि ये कैश के थ्रू हुई है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ये खा गए, पॉइंट नंबर 3। तो इसमें क्या लिखा है, सॉरी एंट्री नंबर 3, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इशूड 2,50,000 शेयर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्स इशू किए 2,50,000 शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 22,50,000। ठीक है, सो 22,50,000 की हमने एक मशीनरी खरीदी और उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट शेयर्स के थ्रू की, ना कि कैश के थ्रू। तो उसकी एंट्री हम पहले बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल मशीन आई। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मशीन को जो है वो डेबिट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मशीन आई। कितने की आई भाई मशीन, 22,50,000 की। ठीक है, ऐसा ही है ना। सो 22,50,000 की यहाँ पे हमारे पास मशीनरी आ गई। इसके अगेंस्ट हमने कितने की शेयर्स इशू किए, इसके अगेंस्ट हम, अच्छा, इस मशीनरी के अगेंस्ट हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई 2,50,000 शेयर्स इशू किए। तो शेयर्स आ गए 2,50,000 की शेयर्स, आई मीन 2,50,000 शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो इस हिसाब से कितने के हो जाएंगे, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2,50,000 ये क्या है, ये नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, एक शेयर की क्या प्राइस है, 10 रुपये, तो 2,50,000 शेयर्स की क्या प्राइस होगी, 25 लाख। ठीक है, सो 2,50,000 शेयर्स की क्या प्राइस होगी। ठीक है, सो विच इज़ 25 लाख। तो 25 लाख के यहाँ पे तो जो है वो शेयर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमने मशीनरी के लिए शेयर्स इशू किए हैं वो हमने ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैल्यू वाले शेयर्स दिए हैं कम वैल्यू वाली मशीनरी के लिए। तो इसका मतलब कि हमने पार वैल्यू से कम में शेयर दिया होगा। ठीक है, यानी कि डिस्काउंटेड रेट पे दिया होगा। तो हमने डिस्काउंट कितना दिया शेयर्स के ऊपर, यहाँ पे हम डिस्काउंट की एंट्री बना लेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, बेसिकली हमारा डिस्काउंट है शेयर्स के ऊपर। ठीक है, सो इन दोनों का डिफरेंस के लिए मैं जो है 25 लाख को माइनस कर दूंगा, 25 लाख में से माइनस कर दूंगा 22,50,000 को। ठीक है, सो ये आ गया 22,50,000। तो ये कितना बन रहा है आपका 2,50,000। ठीक है, सो 2,50,000 का यहाँ पे आपके पास टोटल डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सीन क्या है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, मशीनरी हमने खरीदी और कैसे खरीदी, शेयर्स के थ्रू। ठीक है, कैश नहीं दिया हमने उसको बंदे को। तो मशीनरी हमारे पास है। अब मशीन की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 22,50,000। ठीक है, 22,50,000। लेकिन हमने जो शेयर्स उसको दिए, वो शेयर जो थे हम अपनी कंपनी के, वो 10 रुपये का एक था। ठीक है, पार वैल्यू था, पार वैल्यू पर अगर हम देते तो 10 रुपये का एक था, लेकिन हमने पार वैल्यू से कम में शेयर्स थे, क्योंकि अगर हम 2,50,000 शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपये का एक दे रहे हैं, तो ये 25 लाख बन रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमने इसको डिस्काउंट दिया उन शेयर्स के ऊपर, कितने का, 2,50,000 का। ठीक है, हमने कहा कि भाई हम पार वैल्यू से कम में सेल आउट करेंगे, जबकि पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। ठीक है, तो हमने पार वैल्यू से कम में यानी कि डिस्काउंट पे सेल आउट किया। अगर ये हमने ज़्यादा में किए होते तो जैसे अगर 13 में या 14 में, तो मैं इसकी जगह पे प्रीमियम रिकॉर्ड करा होता क्रेडिट साइड पे। ठीक है,
अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हमने कैश पे किए हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। ये बेसिकली शुरुआती एक्सपेंस होते हैं। कंपनी को जब शुरू करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, तो उसके लिए उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये शेयर्स के थ्रू भी कभी कभी पे किए जाते हैं, जैसे अगर डायरेक्टर्स को शेयर्स देना हो तो ये भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आ गया कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश जो हमारे यहाँ से गया। और क्यों गया? क्योंकि हमारे कुछ इंट्रोडक्टरी या शुरुआती एक्सपेंसेस हुए। कितने के? 1,20,000 के। ठीक है, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है 1,20,000। तो ये आ गया 1,20,000, यहाँ आ गया 1,20,000। ठीक है, दोनों क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है भाई इशू 2008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर एट ₹95 फॉर कैश। ठीक है, देखो सॉरी फॉर दैट। अब देखो होता ये है कि डिबेंचर्स बॉन्ड की तरह होते हैं, मैंने आपको बताया। तो इसके ऊपर भी एक फिक्स्ड कूपन रेट होता है। कौन सा रेट? कूपन रेट। ठीक है, ये क्या होता है? ये बेसिकली रिटर्न होता है कि अगर आपने 100 रुपये का डिबेंचर खरीदा हुआ है और उसकी भी क्या होती है? मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी क्या होती है? उसका टेन्योर होता है कि भाई ये बॉन्ड जो है वो इतने अरसे के बाद या इतने साल के बाद जो है ये कंपनी आपसे वापस खरीद लेगी। यानी कि आपको आपने जो पैसे लैंड किए हैं कंपनी को वो जो है आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इतने अरसे के बाद। तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, जब ये मैच्योर्ड होते जो जाते हैं, या पीरियड ऑफ रिडम्पशन, जब आप उसको रिडीम करवा देते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली आप ये टर्मोलॉजीज होती हैं डिबेंचर्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई हमने 2000 डिबेंचर्स इशू किए और ये 8% डिबेंचर्स हैं, यानी कि इनके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, कूपन रेट 8% कूपन रेट है बेसिकली। तो ये 8% जो है इंटरेस्ट है यानी सूद है। तो 8% जो है वो सूद, अगर आप ये डिबेंचर खरीदते हो तो आपको 8% सूद मिलेगी हर साल। ठीक है, जो जितने का भी वो डिबेंचर होगा। अब लिखा है कि भाई एट ₹95 ये कंपनी ने इश्यू किया है। डिबेंचर बेसिकली 100 रुपये का है। ठीक है, डिबेंचर 100 रुपये का, लेकिन कंपनी ने डिस्काउंटेड रेट में इशू किया है। ठीक है, यानी कि 95 रुपीज़ का दिया। उन्होंने कहा कि भाई 100 रुपये का हमसे नहीं खरीदो डिबेंचर, हमसे खरीदो आप 95 रुपीज़ में, यानी डिस्काउंटेड रेट में खरीदो। जबकि जब हम आपसे वापस खरीदेंगे जब ये डिबेंचर, तो ये 100 रुपये में हम खरीदेंगे। ठीक है, या जब आप इस डिबेंचर को रिडीम करवाओगे या इसका जब टाइम आएगा रिडम्पशन का, तो आपको 100 रुपये आपको मिलेंगे, जबकि आप यहाँ पे 95 रुपीज़ में एक डिबेंचर खरीद सकते हो, जिस पर आपको 8% रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, तो यहाँ पे हम एज अ कंपनी की अब जर्नल बना रहे हैं, तो हम देखेंगे अभी कंपनी के पास क्या आया। तो कंपनी ने जब डिबेंचर सेल किया तो कंपनी के यहाँ से डिबेंचर्स गए और कंपनी के पास बैंक के अंदर पैसे आए। ठीक है, कंपनी इसीलिए तो डिबेंचर बेचती है ताकि उनके पास कैश आए। तो बैंक के अंदर कितना पैसा आया? क्योंकि उन्होंने 2000 डिबेंचर इशू किए थे। एक डिबेंचर जो 95 रुपीज़ का बेचा या दिया, तो ये कितने हो गए? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 95। ये हम कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 2095 दैट इज 1,90,000। सो 1,90,000 कंपनी के बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गए, यानी कि आ गए, पैसे आ गए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ कि कंपनी ने ये जो है डिबेंचर्स किस रेट पे बेचे? डिस्काउंटेड रेट पे बेचे। ठीक है, तो डिस्काउंट कंपनी ने कितना दिया? यहाँ पे हम डिस्काउंट भी लिखेंगे। डिस्काउंट कंपनी ने 5 रुपये का दिया हर डिबेंचर पे। ठीक है, सो 2000 डिबेंचर हैं और 5 रुपये का डिस्काउंट दिया। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2000 दैट इज 10,000। सो 10,000 का डिस्काउंट दिया कंपनी ने। ठीक है, डिबेंचर्स के ऊपर। अब कंपनी के डिबेंचर्स पेबल कितने के हैं? डिबेंचर्स पेबल, क्योंकि ये पेबल क्यों है? क्योंकि ये कंपनी वापस खरीदेगी। ठीक है, लायबिलिटी है, ये जो पैसे हैं वो लायबिलिटी है कंपनी के लिए, ना कि उन कंपनी का पैसा है। ठीक है, लायबिलिटी, क्योंकि ये कंपनी को ये उधार वापस करना है, तो जिसके वजह से डिबेंचर पेबल होते हैं। ठीक है, सो ये कितने के हैं? ये 100 रुपये देगी कंपनी इनको वापस खरीदने के लिए, और ये 2000 डिबेंचर्स हैं। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 2000 दैट इज 2 लाख, राइट। सो ये 2 लाख कंपनी जो है मतलब वापस देगी। 2 लाख कंपनी के लिए पेबल हैं। ठीक है, मतलब कि ये लायबिलिटी और कंपनी को वापस देने हैं जब ये डिबेंचर की रिडम्पशन डेट आएगी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो आखिरी आपकी एंट्री है उसमें लिखा हुआ है कि भाई इशूड 1000 10% डिबेंचर और ₹100 एट ₹105। ठीक है, 105 रुपीज़ पे। अब देखो यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है, यानी कि जब कंपनी डिबेंचर वापस खरीदेगी तो 100 रुपये में खरीदेगी, तो यहाँ पे 5 रुपये का फ़ायदा कंपनी को है। ठीक है, हर डिबेंचर के ऊपर। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि
यहाँ पे बना लेते हैं, जगह है आपके पास, ठीक है। कंपनी के पास बैंक के अंदर कितना पैसा आया, क्योंकि कंपनी ने जो है ये BAN के बैंक, कंपनी ने ये 2000 डिबेंचर, कितने डिबेंचर्स थे, 1000 डिबेंचर्स इशू किए। एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपये का होता है, तो ये कितने हो गए, अच्छा सॉरी पैसे कितने आए पहले हम ये देख रहे हैं। तो 1000 डिबेंचर्स हैं और एक कंपनी ने जो है डिबेंचर 105 रुपये का बेचा या दिया, बेचा नहीं होगा वैसे, दिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये इशूड होते हैं और फिर ये मतलब कि कंपनी जो है इनको वापस एक्वायर कर लेती है या मैच्योर पे ये पैसे आपको कंपनी वापस कर देती है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से उधार ले रही होती है कंपनी आपसे। अच्छा, सो ये जो है 1000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर पे कंपनी ने 105 रुपये हासिल किए, ठीक है। सो ये टोटल कितने कंपनी ने हासिल किए, 1,05,000। सो 1,05,000 कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर आ गए, ठीक है। अच्छा, कंपनी यहाँ पे क्या है कि कंपनी के डिबेंचर पेबल कितने के हैं, डिबेंचर्स पेबल यानी कि कंपनी को वापस कितने करने पैसे, कंपनी को वापस करने उधार 100 रुपये एक डिबेंचर पे, एक डिबेंचर, और कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए, 1000, तो 100 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज 1 लाख, ठीक है। और कंपनी ने यहाँ पे प्रीमियम यानी प्रॉफिट इन डिबेंचर की इशुएंस पे कितना कमाया, 5000 का, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो है 1,05,000 बोरो किए और जब रिटर्न करेगी तो 1 लाख करेगी, ठीक है। सो ये जो है आपकी ये तमाम एंट्रीज बन चुकी हैं और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।